GTV में मुजाहिर वली आपको खुशामदीद कहता है। और साबिक़ वज़ीर आज़म के साबिक़ प्रिंसिपल सेक्रेटरी आज़म खान के इतराफ़ी बयान ने सियासी भूचाल पैदा किया हुआ है और इसके साथ ही बेशुमार सवाल भी सामने आते हैं, बड़े बुनियादी सवाल। मुझे नहीं पता कि ये स्क्रिप्ट किसने लिखा है, लेकिन लगता है कि बड़ा कमज़ोर स्क्रिप्ट है, क्योंकि ये तो एक आम सादा तालिब इल्म भी ये मालूम करेगा कि आज़म खान जो लापता कर दिए गए थे, जिनके ख़ानदान ने कहा था कि वो गायब हो गए अचानक, उसकी FIR दर्ज है। अचानक कोई 60 दिन बाद, एक महीने भर बाद आज़म खान सामने आते हैं और अब ये नहीं मालूम कि वो किस शहर के किस मजिस्ट्रेट के सामने आज़म खान साहब पेश हुए। उन्होंने ये जो हल्फिया बयान दिया 164 के तहत, उनसे किसने ये बयान लिया? और ये बयान जो जिस तरह माशाल्लाह, खैर ये तो ठीक है कि लिखने पढ़ने में बड़े माहिर हैं, अभी भी ग्रेड 22 के सर्विसेज अफसर हैं। ये याद रहे, रिटायर्ड नहीं है आज़म खान साहब इमरान खान से जो इतने करीब होते थे। तो ये जो 164 के तहत हल्फिया बयान दिया है, यकीनन उन्होंने इसकी लिखत पढ़त नोक सवर, बल्कि यकीनी तौर पर उन्होंने अपने किसी वकील से मशवरा लिया होगा, या स्क्रिप्ट लिखने वाले ने जिसने स्क्रिप्ट दिया होगा उसने भी ये ज़रूर देखा होगा कि इसके क्या नताइज निकलेंगे। और फिर ये भी दिलचस्प बात है कि साइफ़र, आप अब एक टेक्निकल लफ्ज़ है साइफ़र, कि एक यानी एक अदाद-ओ-शुमार का एक ख़ास एक पैकेज होता है जो कोड अनकोड कोड वर्ड्स में होता है। वो एम्बेसी हमारी भेजती है, फॉरेन ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के बारे में कहा जाता है कि वो प्राइम मिनिस्टर का आँख नाक कान होता है। उसके टॉयलेट से जाने से लेकर वो कौन सा साबुन मुंह धोने के लिए हाथ धोने इस्तेमाल करता है, इससे भी वो आगाह होता है। वो प्राइम मिनिस्टर किसके पास जाएगा, किसके पास नहीं जाएगा, कौन से कपड़े पहनेगा, कौन से नहीं पहनेगा, जूते का रंग क्या होगा, यानी उसके बगैर हो ही नहीं सकता कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी ये ना जाने। तो ये सब इतना क्लोज होता है। इस पर ये कहते हैं कि जनाब इस केस में सेक्रेटरी खारजा और मुताल्लिका सफ़ीर जो गालिबन मजीद खान साहब हैं, उनको नहीं, फॉरेन मिनिस्टर साहब ज़रूर काबिल जुर्म ठहराएंगे, शायद इसलिए कि अभी तक उन्होंने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की है। साबिक़ वज़ीर आज़म को इस वजाहत के लिए इस केस में जो FIR दर्ज कर दी है हमारे वज़ीर दाखिला ने, 25 जुलाई को तलब कर लिया गया है। और लेकिन जो एक बड़ा फौरी रद्द-ए-अमल आज़म खान के इस तवील बयानिए कह लें, इतराफ़ी जुर्म कह लें, सुल्तानी गवाह की हैसियत से बयान को कह लें, इसके बारे में चेयरमैन तहरीक इंसाफ का कहना है कि मैं अभी तक ये समझता हूँ कि आज़म खान एक ईमानदार आदमी हैं और मैं ख़ुद उनको सामने, यानी उनका कहना है कि आँखों में आँखें डालकर बात करना चाहता हूँ। और वैसे भी आपको इल्म है, ये थोड़ी है कि खास साहब आज़म खान साहब ने मजिस्ट्रेट साहब ने बयान दिया और फिर उसी पनाहगाह में चले गए जहाँ से आए थे। उन्हें जवाब देना पड़ेगा अदालत के सामने, जिस पर इल्ज़ाम आयद किया है उसके सामने, वकील सफाई के सामने। बहुत सारे सवाल हैं, इसलिए मैंने सोचा कि जहांगीर जदून साहब से रब्ता करूं कि जो एडवोकेट जनरल हैं इस्लामाबाद के, मुमताज़ माहिर कानून हैं। खासाब शुक्रिया आपने हमारे लिए वक्त निकाला। तो बताएंगे आप कि आज़म खान जो 1 माह से लापता थे अचानक नमूदार हो गए, किस मजिस्ट्रेट को बयान दिया, किस थाने में दिया, और हाँ उससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग ये कि फिर कहाँ चले गए जदून साहब? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये जो कल एक अचानक बयान सामने आया है एक TV चैनल पे जी कि आज़म खान नमूदार हो गए हैं और उन्होंने अपना 164 का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर लिया है, तो उसके बाद एक मीडिया के अंदर बड़ा बहस शुरू हो गई है जी कि ये पहले किधर थे, किस तरह बयान रिकॉर्ड कराया। तो लिविंग अपार्ट द पॉलिटिकल स्टेटमेंट, मैं आपको सिर्फ लीगल मैं उस पर फोकस ये करना चाहता हूँ कि
अगर इमरान खान या जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ या इन पे कोई साइफर का केस बनता था, अगर मतलब एक एविडेंस कलेक्ट करके इन्होंने एक इंटरनेशनल जो एप्लीकेशन थी या इनको ये जो इंफॉर्मेशन थी इनके पास एज ए पब्लिक ऑफिस होल्डर, तो उन्होंने वो डी क्लासीफाई किए हैं, तो वो मेरे ख्याल में केस को काफ़ी इन्होंने डैमेज कर दिया है। डैमेज इसलिए कर दिया है कि अगर केस बनता है तो उसमें आज़म खान जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी है प्राइम मिनिस्टर का, और उसका मतलब है छोटे से छोटा ए से लेके जी तक जितने भी एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन कर रहा है प्राइम मिनिस्टर, तो वो उसकी जिम्मेदारी जो है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे होती है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी रूल ऑफ बिजनेस जो 1973 है उसके तहत जो भी फाइल होती है वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी प्राइम मिनिस्टर को दिखाता है। जो भी लेटर आता है उसकी जिम्मेदारी होती है वो प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाता है, प्राइम मिनिस्टर पे इवन उस पे अप्रूवल देता है, तो वो साइन भी नहीं करता अप्रूवल, क्योंकि वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी पे बिलीव कर रहा होता है कि इसने मुझे दिखाया है, और प्रिंसिपल सेक्रेटरी फिर समरी पे उस तरह नोट डाउन करता है कि फलां पैरा को प्राइम मिनिस्टर ने देख लिया है तो उसने अप्रूव कर लिया है। फिर इस तरह जो जितनी भी जिम्मेदारी होती है इस पे आज़म खान पे भी अप्लाई होती है। तो मेरा जो थिंकिंग है, मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कह रहा है कि आज़म खान जितने भी काम थे पीटीआई की गवर्नमेंट में उनमें इन्वॉल्व थे, चाहे वो इमरान खान को नहीं था। तो अगर इनके एसेट्स का हिसाब कर लिया जाता कि जब ये एंटर हुए आपस में और इन्होंने ऑफिस छोड़ा है तो इनके एसेट्स में कितनी इंक्रीज हुई है, उसके बाद फिर अल्टीमेटली मेरे ख्याल में पता चल जाता कि ये क्यों वादा माफ गवाह बनना चाहते हैं, या ये क्यों इस तरह का अपने आप को एक एक्यूज की पोजीशन से हटा के विटनेस बनना चाहते हैं। तो बाकी जो अगर आप सवाल लीगल पे करते हैं तो इसके अंदर बेशुमार लकूने हो सकते हैं, अभी तो पता ही नहीं है, तो ना ट्रायल का पता है कि ना अभी इंक्वायरी के लिए उन्होंने 25 जुलाई को नोटिस किया है कि उसकी इंक्वायरी में क्या चीज़ इनको कन्फ्रंट करेंगे, और वो किस तरह केस जो है वो किस एक्ट के तहत, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत रजिस्टर होगा, किसी और कानून के तहत रजिस्टर होगा, तो फिर उसके आगे प्रोसीडिंग चलेगी। तो फिर उस प्रोसीडिंग के अंदर को पता चलेगा कि ये वाला जो बयान है, अभी तक तो पता ही नहीं चला कि ये जी कोई कापी मौजूद नहीं है कि किस तरह इन्होंने, वो वर्बेटियम होता है जो बयान होता है कि जी मैंने ये कहा है कि क्वेश्चन आंसर होते हैं, फिर उसके नीचे एक फुट नोट देता है मजिस्ट्रेट के इन्होंने पढ़ के सुन के दुरुस्त तस्लीम कर लिया है, और ये पुलिस की कस्टडी से बाहर थे, इन्होंने अपना फ्री कंसेंट से बयान दिया है, कोई इंटिमिडेशन नहीं थी, कोई कोअर्शन नहीं थी। आज़म खान जो है वो रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट नहीं है, वो सिटिंग 22 ग्रेड का अफसर है, तो वो अब 1 महीने से लापता है। फिर उनके जो ख़ानदान के लोग हैं उन्होंने रिट पिटीशन फाइल की थी, तो वो इससे बैकआउट नहीं हो सकते कि किसी को पता नहीं था कि वो लापता है। तो जब आप लापता बंदा जो है एक एजेंसी जो है पुलिस की है या फिर ये कि उसको बरामद करती है, तो उससे पूछा जाना चाहिए कि आपने ये हमारा जो बंदा है लापता, ये कहाँ से बरामद किया है, किसने आपको दिया है, आपने मर्जी के साथ आया है तो फिर तो 1-1.5 महीना पहले हो गया है, फिर क्यों नहीं आया था। तो इसने अगर अपनी मर्जी से ये बयान रिकॉर्ड कराया तो पीछे 2-2.5 साल ही क्या करता रहा है। तो फिर उसके बाद अगर ये एडमिनिस्ट्रेटिवली देखें तो उस वक्त अगर कोई गलत प्राइम मिनिस्टर ने काम किया है, उसने डी क्लासीफाई की है इंफॉर्मेशन, तो इसका किधर है डिसेंटिंग नोट उसके फाइल पे, जी मैंने प्राइम मिनिस्टर के नोटिस में लाया है कि ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी है, लिहाजा ये चीज़ें हैं इसमें, तो अगर आप इसको करेंगे, पब्लिक में लहराएंगे या वैसे प्रिज्यूम भी कर लेंगे तो ये ऑफेंस बनता है। जी, बड़े बुनियादी सवाल आपने मोहतरम जदून खान साहब उठाए हैं, लेकिन अभी आज़म खान साहब ने अपने एतराफ़ी बयान में ये भी कहा है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर को कहा था कि ये गलती ना करें और इस तरह पब्लिक ना करें अमेरिका के ख़िलाफ़ और ये साइफर ना लाएं, यानी वो तो ये सफाई पेश करते हैं अपनी जदून साहब। नहीं, ये देखें, ये प्रिंसिपल सेक्रेटरी है, कोई पॉलिटिकल असिस्टेंट नहीं है या कोई पॉलिटिकल वर्कर नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर को मशवरा दे रहा था कि ये ना करें। उसने जो उसकी आया है अपना उसका साइफर आया है तो वो किसी फाइल के जरिए आया होगा, किसी नोट के जरिए आया होगा जी कि ये फॉरेन मिनिस्ट्री ने आपको फॉरवर्ड किया है, फॉरेन सेक्रेटरी के साइन से आया होगा, फॉरेन मिनिस्टर के साइन से आया होगा, या जिस तरह इनकी कस्टडी में आया है तो वो तो कुछ नोट होगा किसी फाइल के अंदर, तो ये फाइल पे लिख के देता तो आज जो है ना फिर इसका पता चलता कि ये इसमें एक्यूज नहीं था, इसने आपको नहीं बचाया। ये तो अपने आप को नहीं बचा सकता। अगर वो सब्सटेंशियल एविडेंस आ गई तो ये मतलब उस जुर्म में बिल्कुल बराबर का शरीक है, और मेरे ख्याल में तो ये मेजर जो है प्रिंसिपल एक्यूज्ड है इसमें।
क्योंकि बीइंग देखे जो मिनिस्टर होते हैं या प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो आते जाते हैं, वो पॉलिटिकल लोग होते हैं। ब्यूरोक्रेट जो है उसने स्टेट का जो सर्वेंट होता है उसने स्टेट को सर्व करना होता है, उसने किसी पॉलिटिकल बायस को नहीं सर्व करना होता। ना ही वो इस चीज की तनख्वाह और मराहत लेता है कि वो पॉलिटिकली जो मिनिस्टर एक ब्यूरोक्रेट को फेडरल सेक्रेटरी कहता है जी ये इस बंदे की अपॉइंटमेंट कर दे, सबसे पहले वो जाके कहता है जी सर ये अपॉइंटमेंट तो हो ही नहीं सकती, इसका तो ये रूल्स है, ये लॉ है, ये इश्तिहार होगा, इसके बाद कंपटीशन होगा, इसमें मेरिट होगा। जदुन साहब, माजी में भी अगर आप देखें वो जो पनामा लीक बड़ा मशहूर हुआ उसमें तो खैर वो डॉक्यूमेंटेड था, यानी ये कहा जाता है कि जी एक कोई मंसूर एजाज साहब थे, उन्होंने बाकायदा कोई डॉक्यूमेंट लिखा, फिर हमारे एम्बेसडर के साथ नशिस्तें गुफ्तगू हुई तो वो एक डॉक्यूमेंटेड था, उसकी बुनियाद पर हमारे प्राइम मिनिस्टर को निकाला भी गया। फिर एक और मशहूर ज़माना, खैर वज़ीर नौयत ज़रा मुख्तलिफ थी, भुट्टो साहब ने एक कागज़ लड़ाया था, बहुत पुरानी बात है, राजा बाज़ार में पिंडी में, कि उन्हें धमकी दी है, असम्बली में गए, हाथी मेरा दुश्मन हो गया है। तो ये जो अमेरिकन के हवाले से पाकिस्तान की सियासत में मदाखलत, इस तरह की हमें थ्रेट, और ये जो जैसे साइफ़र आप कह रहे हैं जिसमें हमारे एम्बेसडर ने और सेक्रेटरी ख़ारजा ने कहा था कि उसके जो मंदरजात हैं कि जनाब हमें उन्होंने इमरान ख़ान की गवर्नमेंट को ख़त्म करने के लिए यानी कोई प्लानिंग कर रहे थे, तो ये कहते हैं, तो ये क्या बहुत ही कोई काबिल ऐसा जुर्म है, बहुत ही काबिल गर्दनदनी? नहीं देखें, अब इस पे आप और मैं तो सिर्फ एक ओपिनियन दे सकते हैं, हो सकता है वो ओपिनियन ठीक ना हो, क्योंकि हमारे पास तो ऑन रिकॉर्ड कोई इतनी स्ट्रांग एविडेंस नहीं है। ना उस पर हम कह सकते हैं जी कि इसका केस बनता ही नहीं है, ना हम कह सकते हैं कि केस बनता है। देखिए, आई एम अ लीगल पर्सन, आई हैव टू जस्टिफाई जो मैं आपको कह रहा हूँ, कुछ मेरे पास चीज़ होगी तो अपना मैं तो आप एक कोई एनालिसिस करके दे सकता हूँ कि अगर ये इस तरह हुआ है, अब जिस तरह उसने 164 की, अगर वो कहते हैं कि 164 की स्टेटमेंट है, तो इस पे मेरे ख्याल में जो क्वेश्चन उठते हैं वो ये है कि क्या वो क्यों एक्यूज से उसका स्टेटस चेंज होकर विटनेस का बन जाएगा, क्या वो अप्रूवर से विटनेस बनेगा? अगर वो प्रिंसिपल एक्यूज है तो वो अपने आप को किस तरह एक्सक्लूड कर सकता है, कि उसको कहते हैं एक्सकल्पेटरी स्टेटमेंट, कि अपने आप को एक्सक्लूजन करके दूसरे को वो चार्ज कर रहा है, वो अपने आप को एक्सक्लूड कर रहा है। तो ये तो क्रिमिनल जो स्टूडेंट्स के अंदर इतना आसान काम नहीं है, ना ही इसको कोर्ट जो है वो देखती हैं। फिर मिसाल के तौर पर मान लेते हैं, अभी तो पता नहीं है कि ये अप्रूवर बन गया है, तो अप्रूवर जब 164 की स्टेटमेंट रिकॉर्ड करता है तो मुल्ज़िम का सामने होना, मुल्ज़िम के वकील के सामने होना, उस पर क्रॉस एग्जामिन होगा, तब उसकी एडमिसिबिलिटी बनती है। सेक्शन 265J है CRPC का, उसके तहत। और 164 की जो स्टेटमेंट है CRPC की, उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर है कि वो ड्यूरिंग द जो है ट्रायल का केस होता है या केस एक इन्वेस्टिगेशन हो रही होती है, तो कोई एविडेंस आती है तो वो उसका 364 CRPC प्रॉपर प्रोसीजर ड्राफ्ट करता है कि अगर कोई बंदा पुलिस की कस्टडी में है या उसको ये भी खतरा है कि मुझे ये बयान रिकॉर्ड करने के बाद फिर पुलिस की कस्टडी में दिया जाएगा, ये डेली चीजें होती है, रोजाना अदालतों में 164 होते हैं, तो फिर उसका वो जो बयान होता है वो एडमिसिबल नहीं होता। वो कहते हैं जी तो इसने पुलिस के खौफ से दिया है। तब आजम खान को शायद अपनी जो कोई उनको फाइलें दिखाई होंगी कि आप ये आपने काम किए हैं और ये अपने एसेट्स बनाए हैं, तो उसके हिसाब से अब देखें ना, इनके देखें दूसरे आप रिसेंट पास्ट में देखें, फवाद हसन फवाद को देखें, आज चीमा को देखें, कितना उनको जोर लगाया गया जी कि आप दें अपना इनके खिलाफ स्टेटमेंट दें, एफिडेविट दें, उन्होंने नहीं दिए। तो मुझे लग रहा है उनके हाथ क्लीन थे। अब जदून साहब ये है कि आज़म खान के बयान की बुनियाद पर 25 जुलाई को FIA ने उन्हें तलब किया है। यकीनन उन्हें फिर जब FIA उनसे इंटरोगेशन करके उन्हें अदालत में जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में जाएगी, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगी तो एज ए गवाह या सुल्तानी गवाह आज़म खान पेश होंगे। आज़म खान पेश होंगे तो सामने उनके साबिक़ वज़ीर आज़म खड़े होंगे और वो तो ये कहते हैं कि जनाब मैं इसको सामने सुनना चाहता हूँ। तो ये भी है ना कि वो जो पूछेंगे ना कि अच्छा आपको अगर ये आपने मुझे क्या कहा था, इसमें क्या लिखा था, तो क्या प्रोसेस होगा जजून साहब? ये डेफिनेटली होगा, इसके बगैर तो कोई स्टेटमेंट एडमिसिबल ही नहीं है। कोई स्टेटमेंट बंदा देखा ना, एक मेरे खिलाफ या आपके खिलाफ या कोई एक्यूज्ड है किसी खिलाफ कोई बयान देता है तो उसका बयान जो है वो तो कंसिडर नहीं हो सकता जब तक दूसरे जिसके खिलाफ बयान आ रहा है उसको वो क्रॉस एग्जामिन करेगा, ऑन ओथ वो बयान देगा। तो उसके लिए देखो लॉ के अंदर एक मैकेनिज्म है, लॉ के अंदर एक जो क्रिमिनल लॉ है या क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस है, क्रिमिनल लॉ जो होता है इसके अंदर आप एक मुल्ज़िम को सजा देते हैं,
उसकी लिबर्टी को कर्टेल करते हैं, उसके फंडामेंटल राइट को कर्टेल करते हैं, उसको अरेस्ट करते हैं, उसको कन्वेक्शन होती है, तो उसके लिए लॉ का प्रिंसिपल ये है कि आप बिहाइंड रीजनेबल डाउट जो है प्रोसिक्यूशन उस पर केस साबित करे। देखें रिलीज साहब, आपको भी माशाल्लाह इस फील्ड में बड़ा तजर्बा है, आपने बड़े लोगों का इंटरव्यू किया है, आप माशाल्लाह बड़े एक्टिव हैं। प्रोसिक्यूशन का मतलब प्रोसिक्यूशन नहीं होता। प्रोसिक्यूशन का मतलब होता है कि आप एविडेंस कलेक्ट करें और एविडेंस के अंदर एक बंदा इनोसेंट है तो उसको बरी करें, और एविडेंस के अंदर एक बंदा अगर उसके खिलाफ सब्सटेंशियल एविडेंस है, कोई क्राइम कमिट करने की कनेक्ट करती है उसको, तो फिर उसको कन्वेक्ट करें, उसको सजा दें। तो ये तो मेरे ख्याल में जो मामला चल रहे हैं हमारे मुल्क के अंदर, मैं जनरली बात कर रहा हूँ, जो प्रोसिक्यूशन होती है इसको जनरली प्रोसिक्यूशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि इंटरव्यू सेंस इसको एविडेंस कलेक्शन के लिए या एक बंदे को, क्योंकि एक बंदे पे केस रजिस्टर होता है 15 साल के बाद वो बरी हो जाता है सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट से, 15 साल वो प्रोसिक्यूशन। जहांगीर जदून साहब अटॉर्नी जनरल हमारे साथ थे इस्लामाबाद के, और बड़े बुनियादी सवाल उठा रहे थे साबिक अटॉर्नी जनरल जदून साहब। हमारे साथ रहिएगा कि इस पर गुफ्तगू जारी है, और हम सिफारती तौर पर एक सीनियर सिफारतकार से पूछेंगे कि साइफर की क्या अहमियत होती है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। GTV में एक बार फिर मुजाहिद बेलवी आपको खुश आमदीद कहता है। और जैसे मैंने कहा कि साइफर के हवाले से अब FIA ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को तलब कर लिया गया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कहते हैं मुकदमा चलेगा, गद्दारी के मरतकब हुए। ज़रा सिफारती तौर पर पूछते हैं, बड़े सीनियर सिफारतकार मोहतरम अली सरवर नकवी साहब हैं। नकवी साहब अमेरिका में भी एक खासा अरसा गुजार चुके हैं। शुक्रिया नकवी साहब, आप तशरीफ़ लाए। और जैसे मैंने कहा कि बड़े इल्ज़ाम हैं खान साहब के, उन्होंने जनाब ये जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुल्क को बड़ा नुकसान पहुँचाया, लेकिन ख़ुद आज़म खान एक सवालिया निशान बन गए हैं कि महीने भर बाद आए, लापता थे, बयान रिकॉर्ड कराया, बयान रिकॉर्ड करवाने के बाद फिर गायब हो गए। तो पहले मैं आपसे ये समझना चाहता हूँ, ये साइफर का बड़ा शोर है, क्या ये ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत में आता है? ज़रा मैं किस तरह अंडरस्टैंड करूँ इस साइफर को कि हमारे सफ़ीर ने जो भेजा होगा, सिक्योरिटी खारजा प्रिंसिपल सेक्रेटरी आया होगा, खान साहब ने लहराया होगा? हाँ, ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया है। साइफर जो होता है वो लफ्जी माने हिंसा, इट्स ए डिजिट, एंड वो ओरिजिनली जो मैसेजेस होते थे उनको ये हिंसों में कन्वर्ट कर दिया करते थे, तो किसी और को पता नहीं लगता था। एनीवे, साइफर अब आजकल के ज़माने में जब मैं सर्विस में रहा तो वो क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट होता है जो कि ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट से गवर्न होता है। उसके ऊपर ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट लागू होता है, और वो कोई ऐसा मैसेज होता है, पैगाम होता है या एक रिपोर्ट होती है जो कि आम पब्लिक नॉलेज में हम नहीं लाना चाहते हैं। इसकी वजूहात अक्सर ये भी होती है कि एक मसले की नौयत एक वक्त में कुछ होती है, मैं आपको और बाद में वो ना रहे। तो आपको मैं मिसाल देता हूँ। मैं जब उर्दू में था तो मुझे पता लगा था कि शाह हुसैन जो है वो प्रिंस हसन, शहजादा हसन, अमीर हसन को बादशाह नहीं बना रहे हैं। वो हालांकि वो वली अहद रहे बहुत साल, कोई 25-30 साल वही वली अहद थे उर्दू के अमीर हसन, लेकिन शाह हुसैन ने ये फैसला किया कि अब जो बादशाह है अब्दुल्ला, उसको बादशाह बनाएंगे, जो उनका पहला बेटा है। तो लेकिन नकवी साहब, आपने ये दुरुस्त फरमाया
कि यानी ये वो पैगाम होता है कि सफ़ीर जो उसको अपने ज़राए से इत्तला मिलती है वो कन्वे करता है। लेकिन अब ये जो आपको इल्म होगा डॉन लीक्स ने बड़ी शोहरत पाई कि नवाज़ शरीफ और मोदी के दरमियान जो गुफ्तगू हुई थी, डॉन लीक्स कल आई, पैनामा भी अपनी जगह है, लेकिन बेशुमार साजिशें हुई मुल्क के ख़िलाफ़, प्राइम मिनिस्टरों को जिम्मेदार ठहराया गया, अफसरान को, एजेंसियों को, लेकिन कोई उसकी क्या हुआ उसका देखें तो कोई फ़र्क तो नहीं पड़ा। कौन जी या पनामा पेपर्स तो पब्लिक डॉक्यूमेंट कहा जाएगा, लेकिन अगर उसमें से कोई बात अखज़ करके कोई हुकूमत का नुमाइंदा अपनी हुकूमत को भेजता है तो वो खुफिया हो सकती है, या खुफिया तो नहीं कहा जाए बल्कि महदूद सर्कुलेशन की होती है, जिसको सबको नहीं उसका उसकी इत्तला दी जाती है। तो नामा पेपर्स भी मेरा ख्याल है कि जब ये उसमें मसलन किन लोगों के नाम थे, क्या क्या बिजनेस डीलिंग्स का जिक्र था, कैसे कैसे कंपनीज की फॉर्मेशन हुई और वो किन कंपनी से गवर्न होते थे, ये सारी बातें जो हैं ये वैसे तो आम नॉलेज की होती हैं, लेकिन उसमें से कुछ बातें निकाल कर अगर कोई मुताल्लिक़ा फर्द के लिए, आदमी के लिए ये वो हुकूमत को कन्वे किया जाता है, तो वो फिर साइफर में ही कन्वे किया जाता है। अगर चलें मैं और स्पेसिफिक कह दूं कि इमरान खान ने कमोबेश उसी तरीके से ख़त लहराया जैसा भुट्टो साहब ने 70s में लहराया था, और वो ये नहीं बताया कि उन्हें ये ख़त कहाँ से मिला, कैसे मिला, लेकिन कहा हाथी मेरा दुश्मन हो रहा है। उसने बड़ी शोहरत पाई और शायद कहते हैं उनके इक़्तिदार के अख्ताम का बाइस भी हुआ। नक़वी साहब, वो फर्क एक ये जो मुझे इल्म है वो ये कि वो हावर्ड शेफर एक अमेरिकन डिप्लोमेट था, उसकी बीवी टेरिसीटा शेफर पाकिस्तान में भी पोस्टेड रही, और ये खुद हावर्ड शेफर शायद बांग्लादेश में पोस्ट हुआ और श्रीलंका में। तो हावर्ड शेफर ने एक खत लिखा था अपनी बीवी को, तो वो उसकी नौयत खत की थी जिसमें कि भुट्टो साहब के बारे में कुछ ख्यालात का इजहार किया था। वो खत की नौयत और थी। यहाँ साइफर टेलीग्राम जो इमरान खान साहब ने दिखाया, पब्लिक में वेव किया, आप सही कह रहे हैं, उसका टेक्स्ट तो रिलीज नहीं किया। तो एक बहुत अहम बात है, मैं समझता हूँ कि ये पब्लिक में उसको लहराना मगर उसका टेक्स्ट का रिलीज नहीं करना वो भी इम्पोर्टेंट है। बिकॉज अगर ये, मैं कानून का माहिर नहीं हूँ, लेकिन अगर ये कोर्ट में जाता है किस्सा तो ही विल प्रोबेबली, वो कहेंगे गालिबन कि उन्होंने टेक्स्ट रिलीज नहीं किया, विच इज ट्रू, क्योंकि इसका कहीं टेक्स्ट नहीं आया है, पूरा टेक्स्ट। क्या है तो नफ़ी साहब के लिए अगर हम ये समझे कि ये जो इतराफ़ी बयान है कि जिसमें जो पूरा कह रहा है कि जो साइफर उन्होंने लहराया, क्या ये इस पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ काबिल गर्दन ज़दा नहीं होंगे, यानी सज़ा होगी, इनको नाअहल हो जाएंगे सारी ज़िंदगी के लिए? दो बातें, एक तो वो आजम खान का बयान रिपोर्टेडली जो अखबारों में आया है या टीवी पे कल बताया गया है, वो उसमें ये है कि हाँ ये साइफर टेलीग्राम को उन्होंने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की और उसको एक तरह से मैनिपुलेशन की उसकी। तो एक तो ये है। दूसरे, आज जो हुकूमत का बयान या कल ही था वजीर दाखिला का, ये इसके ऊपर केस किया जा सकता है ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट के तहत। तो ये दो डेवलपमेंट्स हैं जिसमें लगता ये है कि ये चीज आगे बढ़ेगी और ये मसला आगे चल के कानून के उस नजर में परव्यू में लाया जाएगा। तो मगर आप बेसिकली आप जो बात बुनियादी तौर पे आपने कही वो सही है कि ये इसमें कोई ऐसी सजा तो नहीं होती है। अलबत्ता कुछ
अगर कन्विक्शन हो तो कुछ एक्शन जरूर होगा, लेकिन वो इतना बड़ा नहीं होगा। शुक्रिया मोहतरम अली सरवर नकवी साहब। मैंने इधर आपको इल्म है कि पॉलिटिक्स इतनी हावी है, एक के बाद बड़ा वाक़या, इलेक्शन आने वाले हैं, लेकिन कभी कभी मैं चाह तो ये रहा था कि जो मैंने कराची से हैदराबाद जाते हुए सिंधी अदबी बोर्ड का सफ़र किया तो उसका अहवाल बहुत तफसील से बताया, लेकिन मखदूम फैमिली, मखदूम तालिम फॉलोनी इस सिंधी अदबी बोर्ड के हवाले से जो सिंध में अदबी और काम कर रहे हैं, मैंने सोचा कि चलते चलते आपको उसकी चंद झलकियाँ दिखाऊं। तो मेरे साथ चलिएगा। सिंधी अदबी बोर्ड जो बड़ा कंट्रीब्यूट कर रहा है, जिसके सरबरा मखदूम सईदुज़्ज़मा हैं, जैसे मखदूम तालिम उलमा के बड़े साहबजादे। मगर देखेंगे आप ये प्रोग्राम ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। मैं सिंधी अदबी बोर्ड के मैं दफ्तर में मौजूद हूँ। मौसम बड़ा खुशगवार हो गया है और सिंधी अदबी बोर्ड, और उससे ज़्यादा ये कि जब मैं यहाँ आया और मखदूम सईदुज़्ज़मा साहब से मुलाकात के लिए, तो इनसे ख़ानदान से वाबस्ता एक पूरी यादों का एक सिलसिला मेरे जहन में आ गया। मजहबी, सियासी, रूहानी, फिर इल्मी, तहकीकी, इन सब से मिलकर ग़ालिबन ये इस ख़ानदान का एक मुनफरिद मुकाम बना। और मुझे ये खुशी है कि हज़रत मखदूम तालिल मौला, फिर मखदूम फ़हीम साहब की रवायत को लेकर मखदूम सईदुज़्ज़मा साहब भी इसको आगे बढ़ा रहे हैं। अदबी बोर्ड के चेयरमैन हैं। अब अदबी बोर्ड एक बड़ा उसने काम यहाँ किया है सिंध के लिए, कुछ कोशिश करेंगे बोर्ड के हवाले भी करें। शुक्रिया मखदूम साहब, बड़ी मेहरबानी। तो मैंने कहा कि एक ख़ास ताल्लुक़ आपके ख़ानदान से रहा, और ये भी अच्छी बात है कि जो सियासतदान आजकल वो आमतौर पर, वैसे फ़हीम साहब को भी बड़ा शिकार विकार का शौक़ था, लेकिन ये कि उनका ये उससे हटकर आप लोगों को ये इस तरफ ये फैमिली की वजह से, रूहानियत के सबब, वालिद के सबब, ये जो अदब, ये वो कहाँ आप लोग सोचते हैं कि सिंध के मखदूम, सिंध के बड़े, इनको जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपका शुक्रिया। असल में हमारा जो सिलसिला है पीरी मुरीदी का, हमारे बड़े थे मखदूम नूह अलैहि रहमत। अच्छा, 600-650 साल पहले की बात है, वहाँ से शुरू हुआ था। तो वो उस वक्त आलिम थे, मजहबी आलिम थे और बुज़ुर्ग भी थे। तो उनकी ज़िंदगी में ही एक रिवायत है कि 9 लाख के करीब लोग उनसे मुस्तफ़ीज़ हुए और बैयत की उनकी। तो हमारा ये शुरू से जो ख़ानदानी हिसाब है अदब व आदाब का, वो तो लाजमन हमें शुरू से ट्रेनिंग है, और यही है कि इज़्ज़त करो और एहतराम करो, ख़याल करो सबका, कोई भी हो, कोई भी रुतबा रखने वाला हो, भले गरीब ही क्यों ना हो, लेकिन उनसे मोहब्बत और इज़्ज़त के साथ पेश आएँ। तो वो तो एक सिलसिला था। फिर हमारे मखदूम नूह अलैहि रहमत भी शायर थे। अच्छा, जी हाँ, और यहाँ पे लगा हुआ है, शायर लिखा हुआ भी है वहाँ पे एक। तो उसके बाद जो ख़ानदानी सिलसिला शुरू हुआ तो सब उसमें मतलब ये बेसिकली हमारा यही था, अदब व आदाब। और फिर अदब से भी हमारा बहुत करीबी शुरू से सबका रहा है। तो हमारे जो दादा परदादा थे वो भी शायर थे। अमीन साईं का नाम जिन पर है, उनके दादा थे मोहम्मद अमीन, पखंदनी के नाम से मशहूर हैं। ये जो सिंधी अदबी बोर्ड है आपका, कुछ की पूरी तारीख़ है,
तो बेसिकली इसकी यहाँ तकारीब भी होती हैं, पब्लिकेशंस भी होती हैं। थोड़ा सा इस पर कुछ हमें बहुत कुछ बताएंगे, क्योंकि माशाल्लाह मैंने इसकी इमारत देखी, यहाँ जो सब कुछ देखा, कभी तफसील से भी आऊँगा। जी हाँ, ये बिल्कुल, ये GM सैयद जब था पाकिस्तान से पहले वज़ीर तैलीम, अच्छा, तो उसने ये कमेटी बनवाई थी, सिंधी अदब साहत सलाहकार बोर्ड। अच्छा, तो मीरा मोहम्मद शाह साहब को उन्होंने चेयरमैन, मतलब उस वक्त वो बने थे। तो फिर उसके बाद ये सिंधी अदबी बोर्ड का नाम चेंज हुआ है 51 में ओके। उसको। तो फिर मुख्तलिफ उसमें आए हैं चेयरमैन साहबान। फिर मखदूम तालिबुल मौला का जब दौर आया, इसका पहले ऑफिस कराची में था। जब वो शिफ्ट हुई यहाँ पे तो कोई जगह नहीं थी, पर अब बाहर तस्वीर भी है उस घर की जिसमें मखदूम साहब अपने घर में इसकी ऑफिस कायम की थी। फिर ये ज़मीन हासिल की, फिर ये बिल्डिंग्स वगैरह बनी या क्या, उसमें भुट्टो साहब ने भी बहुत ताउन किया था, बल्कि काम किया था इसमें। तो उसके बाद ये पुरानी बिल्डिंग जो है वो बनी है। उसके बाद फिर ज़ियाउल-हक का दौर आ गया, तो फिर चेयरमैनी छोड़ दी मखदूम साहब ने। उसके बाद फिर जब बेनज़ीर साहब आई तो फिर वो चेयरमैन बने। फिर 91 में मेरे ख्याल में उन्होंने फिर इस्तीफ़ा दिया था। तो उसके बाद कुछ अरसा मुख्तलिफ लोग रहे। फिर अज़ा जमील का दौर आया, वो चेयरमैन बने। तो तालिबुल मौला सही के दौर में बशात काफ़ी बहुत किताबें जो थी वो शाया हुई। ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत सारे इदारों को देखा है कि जो इस लेवल के होते हैं, चाहे पंजाब के हों, चाहे KP के हों या बलूचिस्तान के हों, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट इतनी इस्तात नहीं होती कि इतना रखें, क्योंकि उनके बहुत अखराजात होते हैं। और तो इसके लिए फेडरल गवर्नमेंट से मुझे हैरत है कि कोई कुछ नहीं मिला। वो बहुत उनको लिखा भी मैंने, हमने लिखा, लेटर लिखे, राब्ते किए, लेकिन कोई, बस यही है कि उन्होंने वो फॉरवर्ड कर दिया CM को। मुझे आज खुशी है कि सैकड़ों बार इन बरसों में गुजरता हूँ कि आज सिंध यूनिवर्सिटी से होता हुआ यहाँ सिंधी अदबी बोर्ड आया, और मैंने कहा ना कि इनसे मिलकर इसलिए ज़्यादा खुशी हुई कि इनके पूरे जो खानवादे हैं और इनके जो बुज़ुर्ग हैं उनसे किसी ना जो ताल्लुक़ और रब्त रहा, वो इनकी शख्सियत में रचा बसा देखा, और इंशाअल्लाह इनके इदारे को, इनसे मुलाकात का सिलसिला जारी रहेगा। शुक्रिया साईं।